नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं एकलव्य एकेडमी। ये भारत के संवैधानिक विकास का 5वां वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियो अपलोड कर दिए गए जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कोरोना की स्थिति क्या चल रही है। आज स्थिति ये है कि कोरोना के आज केस भारत में 42,04,613 केसेस हो गए, जिस हिसाब से भारत ब्राजील से पहले सेकंड पोजीशन पर आ गया है और अभी तक 71,687 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 32,50,429 लोग रिकवर हो चुके हैं और 8,82,497 लोग अभी एक्टिव केसेस में हैं, जिन्हें कोरोना अभी भी है और एक्टिव है, जिसमें से 8,944 लोग सीरियस कंडीशन में हैं। तो आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉजिटिव थॉट है कि अपने गम की नुमाइश ना कर, अपने नसीब की आजमाइश ना कर, जो तेरा है वो तेरे पास खुद आएगा, हर रोज उसे पाने की ख्वाहिश ना कर, तकदीर बदल जाएगी अपने आप ही ए दोस्त, मुस्कुराना सीख ले, वजह की तलाश ना कर। ये गुरु ग्रंथ साहिब से लिया गया है और काफ़ी अच्छी लाइन है कि हम हमेशा किसी के पीछे भागते रहते हैं, जो बिल्कुल ही गलत होता है। जो आपका है वो आपके ही साथ रहेगा और जो चला जाए वो कभी आपका था ही नहीं। इसलिए कभी किसी के पीछे मत भागो, अगर वो आपका है तो अपने आप ही आ जाएगा। तो बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 की। इससे पहले मैंने करा दिया है तो ये आगे का पार्ट है। जो प्रथम और द्वितीय और तृतीय गोजमिल सम्मेलन हो गए थे ना, उसके आधार पर ब्रिटिश सरकार ने 1933 में संवैधानिक सुधारों का एक श्वेत पत्र जारी किया था, जिसमें संविधान की क्या थी, एक रूपरेखा थी। इसमें बताया कि संविधान किस तरीके का होगा, उस तरीके का होगा। श्वेत पत्र पर चर्चा के लिए लॉर्ड लिनलिथिगो की अध्यक्षता में एक संयुक्त समिति का गठन किया गया था। संयुक्त समिति ने श्वेत पत्र पर चर्चा की और भारत के संविधान की रूपरेखा तैयार की थी। संयुक्त समिति की चर्चा के बाद 4 अगस्त 1935 को भारत सरकार अधिनियम 1935 वो लागू किया गया। यह सबसे बड़ा और जटिल दस्तावेज था। इसमें कुल 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां और 14 भाग थे और भारतीय संविधान का अब 2/3 जो भाग है वो इसी भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। देशी रियासत और ब्रिटिश भारत को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ बनाना चाहता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि देशी जो रियासतें थी उन्होंने संघ में शामिल होने से मना कर दिया, इसलिए अखिल भारतीय जो संघ था वो नहीं बन पाया था। परंतु 1 अप्रैल 1937 को प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दी गई, अर्थात प्रांतों को अपने दायरे में रहकर सब शासन करने का अधिकार दे दिया गया था और ये प्रावधान 1937 से 1939 मतलब 2 साल के लिए ही चला था, फिर इसको खत्म कर दिया गया। 1919 के अधिनियम के तहत जो प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था, अब उसे केंद्र में लागू कर दिया गया, अर्थात इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीकरण करने का एक प्रयास किया गया। इसके बाद आता है इस अधिनियम के तहत जो केंद्रीकरण किया था वो किस प्रकार से किया था कि इस अधिनियम के तहत जो प्रांतों में जो शक्तियां विभाजित थी ना, अब उनको केंद्र में 3 भागों में बांट दिया। मतलब प्रांत और केंद्र में जो शक्तियां हैं उनको 3 भागों में बांट दिया गया। पहला आता है केंद्र सूची या संघ सूची, इसमें 59 विषय थे, राज्य सूची में 54 विषय थे और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। केंद्र या संघ सूची में जितने भी विषय आते हैं उन पर जो भी कानून बनाएगा वो केंद्र सरकार ही बनाएगी और राज्य सूची में राज्य सरकार बनाएगी और समवर्ती सूची में प्रथम अधिकार तो राज्य का होता है, लेकिन अगर दोनों में मतभेद हो तो उस समय कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को ही होगा। जो भी इसके अलावा जो बची हुई शक्तियां थी उनको अवशिष्ट शक्तियां कहा था। जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो वायसराय को दे दी गई और आपातकालीन जो भी शक्तियां थी वो भी वायसराय को दे दी गई। इस अधिनियम के तहत दिल्ली में एक संघीय न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई,
जिसने 1937 से कार्य करना शुरू किया। संघीय न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश थे। 6 अन्य न्यायाधीशों में से 2 भारतीय न्यायाधीश भी थे। प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे सर मॉरिस गुएयर थे। ये आपके चीफ जस्टिस थे। 1935 में जो सुप्रीम कोर्ट बना था और 1937 से काम करना स्टार्ट किया था। और इनमें जो अन्य भारतीय जो न्यायाधीश थे वो M.R. जैकब और M.S. सुल्तान। आगे बढ़ते हैं। इसी अधिनियम के तहत भारत सचिव और उसकी जो परिषद जो इंग्लैंड में थी उसको खत्म कर दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा संघीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 375 फिक्स कर दी गई और संघीय विधान परिषद है उसके सदस्यों की संख्या 260 फिक्स कर दी गई। संघीय विधानसभा की बात करें तो आज की लोकसभा से कंपेयर किया जाता है और उसमें 375 सदस्य थे। संघीय विधान परिषद की बात करें तो उसे राज्यसभा से कंपेयर किया जाता है, उसमें 260 सदस्य थे। 11 प्रांतों में से 6 प्रांत में ही उस समय क्या थी, विधान परिषद थी, जो बंगाल, बंबई, मद्रास, असम, बिहार, संयुक्त प्रांत। इस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। यानी कि म्यांमार जो था वो पहले भारत का हिस्सा था, अब उसे 1935 के अधिनियम के तहत एक अलग कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम के तहत प्रांतीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, मतलब एक आयोग बना दिया जो एग्जाम कंडक्ट कराता था और वो एक से अधिक प्रांतों के लिए भी क्या एग्जाम कंडक्ट करा सकता था। देश पर मुद्रा के नियंत्रण के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI का क्या किया गया, गठन कर दिया गया। और RBI का गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसके प्रथम गवर्नर, RBI के जो प्रथम गवर्नर थे वो ऑसबॉर्न स्मिथ थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर CD देशमुख थे। अब जो भारत सरकार अधिनियम 1935 आया है इसके बारे में कुछ कथन है कि किन किन लोगों ने क्या क्या कहा है। दासता का घोषणा पत्र कहा है और हमें एक ऐसी सरकार दी गई है जिसमें ब्रेक तो है परंतु इंजन नहीं है। ये कथन जवाहरलाल नेहरू जी के हैं। पूर्ण रूप से सड़ा और मूल रूप से भी बुरा है, यह कथन जिन्ना जी का है, मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने पाकिस्तान की मांग की थी। यह अधिनियम हम पर थोपा गया है जो बाहर से कुछ जनतांत्रिक लगता तो है परंतु भीतर से खोखला है। ये शब्द मदन मोहन मालवीय जी के हैं। नया द्वैध शासन पुराने द्वैध शासन से भी बुरा है, ये C राजगोपालाचारी के हैं। अविश्वास का प्रतीक ये एटली जी ने कहा है, क्लीमेंट एटली। और 1937 में जो प्रांतीय चुनाव हुए थे वो इसी अधिनियम का एक परिणाम था। इसके बारे में आगे बात करते हैं। प्रांतीय चुनाव जो 1937 में हुए थे उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फरवरी 1937 में 11 प्रांतों में चुनाव करवाए गए थे। 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में कांग्रेस ने 1585 सीटों में से 711 सीटें जीती। 2 अलग भी थी जहां पर मिली-जुली सरकारें थी, मतलब 8 प्रांतों में लगभग कांग्रेस का हाथ था। और जो पूर्ण सरकार बनी थी कांग्रेस की वो बंबई, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत यानी UP और MP ये सब थे। अक्टूबर 1939 में कांग्रेस ने 8 प्रांतों से सामूहिक त्यागपत्र दे दिया, जिसके कारण थे कांग्रेस की बिना अनुमति के भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लेना, युद्ध के बाद भी भारत की स्वतंत्रता की उपेक्षा करना। इसलिए क्या हुआ, कांग्रेस ने क्या कर दिया, अब वहां से क्या कर दिया, रिजाइन दे दिया। और रिजाइन दे दिया जिससे क्या हुआ, एक सरकार क्या हो गई, मतलब दिक्कत आने लगी सरकार को, मतलब त्यागपत्र देने से। तो इसके बाद आता है 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस के सामूहिक त्यागपत्र देने के बाद मुस्लिम लीग ने एक मुक्ति दिवस मनाया था और जिसका साथ डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी दिया था। इसके बाद आता है अगस्त प्रस्ताव। कांग्रेस ने क्या कर दिया, अपना रिजाइन दे दिया, सभी प्रांतों से 8 जो प्रांत थे उन्होंने रिजाइन दे दिया। और जो अगस्त प्रस्ताव था वो 8 अगस्त 1940 को आया था। ये क्या प्रस्ताव था, इसके बारे में बात करते हैं। कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से सामूहिक त्यागपत्र दे दिया था, इससे संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया था और द्वितीय विश्व युद्ध भी सर पे था। तो उसकी गंभीरता को देखते हुए वायसराय लॉर्ड लिलिथगो ने एक प्रस्ताव पारित किया
जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है, इसमें निम्न प्रावधान थे कि ये बताया गया था कि भारत का संविधान बनाना भारतीयों का हक है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग को स्वीकार किया जाएगा। मतलब बताया गया था कि आपको संविधान दे देंगे। वायसराय की परिषद में अधिक से अधिक संख्या में भारतीयों को शामिल किया जाएगा और एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। तो ये असफल हो गया था क्योंकि इसमें सिर्फ बताया गया था कि युद्ध जब खत्म हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम आपको संविधान देंगे, उसकी रूपरेखा बनाएंगे। इसके लिए कांग्रेस ने 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ कर दिया। मतलब क्या कर रहे थे कांग्रेस, इसका विरोध कर रही थी, पूर्ण विरोध। व्यक्तिगत जो सत्याग्रह, उसके विचारक गांधी थे और गांधी के प्रथम सहयोगी विनोबा भावे थे और दूसरे सहयोगी जवाहरलाल नेहरू थे। इसी व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। इसके बाद जब आपका अगस्त प्रस्ताव फेल हो गया तो उसके बाद आया था आपका क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 को। तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने युद्ध मंत्रिमंडल, जो आपका बताया था क्रिप्स मिशन से पहले जो आपका आया था अगस्त प्रस्ताव, उसमें बताया था कि युद्ध मंत्रिमंडल बनाया जाएगा। तो युद्ध मंत्रिमंडल बना दिया था। उसके सदस्य थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। उसी के नाम पर क्या रखा है, इस मिशन का नाम रखा है क्रिप्स मिशन को। 23 मार्च 1942 को वार्तालाप के लिए दिल्ली भेजा था। जवाहरलाल नेहरू और एपीजे अब्दुल कलाम जी ने क्रिप्स मिशन से बात की और ये रिजल्ट निकाले कि युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा, प्रांतों को संविधान को स्वीकारने या खुद का संविधान बनाने की स्वतंत्रता होगी, भारत को युद्ध के बाद पूर्ण उपनिवेश का दर्जा मिलेगा और भारत संघ का निर्माण किया जाएगा। नए संविधान के निर्माण तक भारत की जो भी जिम्मेदारी होगी सुरक्षा की, वो ब्रिटेन की होगी। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने इसका फिर से विरोध किया। गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा, नेहरू ने इसे पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रशिंग बैंक कहा, पट्टाभी सीधा रवैया ने इसे अगस्त प्रस्ताव का ही परिवर्तित रूप बताया है। आगे बढ़ते हैं। क्रिप्स मिशन के बाद आता है आपका भारत छोड़ो आंदोलन। ये आपका 9 अगस्त 1942 को हुआ था। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद कांग्रेस को विश्वास हो गया था कि अब स्वतंत्रता की उम्मीद अंग्रेजों से करना व्यर्थ है। 14 जुलाई 1942 को वार्धा में कॉन्फ्रेंस की गई और इसका भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया। 8 अगस्त 1942 को एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जी की अध्यक्षता में ग्वालियर टैंक मैदान में इसे अनुमोदित किया गया और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आता है इसके बाद एक चीज और है, एक फॉर्मूला दिया था संविधान का, किस तरीके से संविधान होना चाहिए, उसे आरसी फॉर्मूला कहा जाता है। इसके बाद आता है आपका वेवेल योजना। लॉर्ड वेवेल की ये योजना थी, क्या थी, 4 जून 1945 को आई थी। 4 जून 1945 को लॉर्ड वेवेल ने एक योजना बनाई जिसमें प्रावधान थे, क्या क्या प्रावधान थे, केंद्र में एक नई कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा जिसे वायसराय और भारतीय सदस्य मिलकर चलाएंगे। ठीक है। प्रतिरक्षा विभाग वायसराय के अधीन होगा। कार्यकारिणी में हिंदू और मुस्लिमों की जो संख्या होगी वो समान होगी। कार्यकारिणी परिषद एक अंतरिम सरकार के समान होगी। वायसराय बिना किसी कारण के वीटो का प्रयोग नहीं करेगा। भारत अपना संविधान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के सभी नेताओं को रिहा कर दिया जाएगा, आजाद कर दिया जाएगा और शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन भी बुलाया जाएगा। ये सभी लॉर्ड वेवेल की योजना में थे। इसके बाद आता है आपका शिमला सम्मेलन या शिमला समझौता, वो क्या था उसको भी पढ़ लेते हैं। ये जो सम्मेलन था वो 25 जून 1945 से 14 जुलाई 1945 तक चला था और इसके नेतृत्व करता डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी थे। मुस्लिम लीग चाहती थी सम्मेलन में
कि वायसराय की परिषद में जो भी सदस्य हैं सभी सदस्यों की नियुक्ति मुस्लिम लीग करे। तब कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया। गांधी ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था और 14 जुलाई 1945 को इसे असफल घोषित कर दिया क्योंकि कांग्रेस ने इसका पूर्णतः विरोध किया था। फिर आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके थ्रू हमें आजादी मिली थी, वह आपका कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को आया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सर क्लीमेंट एटली की लेबर पार्टी की सरकार बनी थी। एटली ने घोषणा की थी कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का पूरा हक है। एटली ने अपनी कैबिनेट के 3 सदस्यों, उनकी जो कैबिनेट थी उनके 3 सदस्यों को कैबिनेट मिशन के थ्रू, मतलब कैबिनेट 3 जो सदस्य थे उनको कैबिनेट मिशन नाम दिया और उनको भारत भेजा। और कैबिनेट मिशन में कौन कौन से सदस्य थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो भारत सचिव थे इंग्लैंड में, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो व्यापार बोर्ड के क्या थे? अध्यक्ष थे, एवी अलेक्जेंडर ये उस टाइम पे नौसेना मंत्री थे ब्रिटेन के। कैबिनेट मिशन ने कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात की। कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट 16 मई 1946 को प्रकाशित की और इसे सफल घोषित कर दिया गया। अब आता है कैबिनेट मिशन में प्रावधान। क्या क्या प्रावधान थे? संविधान सभा का गठन करके अप्रत्यक्ष जो चुनाव प्रणाली है वो लागू की जाएगी। मतलब अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के थ्रू क्या किया जाएगा? संविधान सभा का गठन किया जाएगा। 10 लाख की जनसंख्या में एक प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए चुना जाएगा। देशी रियासतों के सदस्यों का चुनाव समझौता समिति और जो भी देशी रियासतों द्वारा जो गठित समिति है वो दोनों विचार करेंगे, उसके बाद संघ में शामिल होना है या नहीं, इस आधार पर देशी रियासतों के सदस्यों का चुनाव होना था। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 को क्या किया? निश्चित किया गया, जिसमें 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से लिए जाने थे और 93 देशी रियासतों से लिए जाने थे। अब बात करते हैं ब्रिटिश प्रांत। ब्रिटिश प्रांत वो प्रांत थे जहां पर ब्रिटेन का शासन था और देशी रियासतें वो थी जहां पर राजाओं का शासन था। 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी से लिए जाने थे, मतलब केंद्र शासित प्रदेश थे उस टाइम पे, 4 उनसे 4 सदस्य लिए जा रहे थे, एक सदस्य को लिया जा रहा था। ब्रिटिश प्रांतों में से जो 296 सदस्य थे वो सामान्य 213 लिए गए थे। सामान्य कैटेगरी मतलब जिसमें आपके हिंदू आ जाएंगे और सभी हैं, सिख वगैरह नहीं आएंगे। हिंदू आ जाएगा, मुस्लिम 79 थे और सिख 4। मुस्लिम सिख के अलावा जो भी सदस्य थे, जो भी वो आपकी जाति होती है, वो सामान्य कैटेगरी में आते थे। इसके बाद आता है प्रांतों को 3 भागों में बांटा गया था, भाग का, भाग खा, भाग खा। ये डिटेल में आगे पढ़ लेंगे। फिर संविधान सभा के सदस्यों में कौन कौन था? महिला सदस्य संख्या 15 थी, मतलब संविधान सभा में 15 महिलाएं थी। अनुसूचित जाति के जो भी सदस्य थे वो 26 थे और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या उस टाइम पे 33 थी। और हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जो कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं हुई थी। फिर इसके बाद था आपका एटली की घोषणा। क्लीमेंट एटली ने घोषणा की थी कि 16 अगस्त 1946 की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की थी कि जून 1948 से पहले भारत को आजाद कर दिया जाएगा और यह घोषणा उन्होंने 20 फरवरी 1946 को की थी। यहाँ ये वीडियो खत्म होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट अभी जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा और आपसे उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप फेसबुक के जितने भी ग्रुप्स हैं वहां पर शेयर करोगे। इस ग्रुप की लिंक को आप, जो इस वीडियो है, इस वीडियो की लिंक को आप व्हाट्सएप पर भी शेयर करोगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।